हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें तुम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जाननी है वो सब के सब हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट कर रहे होंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। सो इसलिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो तुम लोग प्यारा सा पीरियोडिक टेबल देख रहे हो इसी को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ये बहुत सारी कोशिशों के बाद आया है, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया जो कि अनसक्सेसफुल रहा। फिर बाद में तभी हम लोगों को ये परफेक्ट पीरियोडिक टेबल मिला। तो इसको बनाने में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कह सकते थे कि जो हम लोगों ने पिछले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा उन्होंने अपना जो टेबल बनाया वो गलत था, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये कोई चीज़ अनपरफेक्ट से ही तो परफेक्ट बनती है। तो हम लोगों को ये जो परफेक्ट टाइम टेबल पीरियोडिक टाइम टेबल मिला है वो उन्हीं की वजह से मिला है। सो इस लेक्चर में हम लोग इस टेबल के जितने भी ट्रेंड्स होते हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देख लो। अब मैं इसमें तुम लोगों को ब्लॉक्स के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2, अब ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम बस इतना जानो कि जो ऐसी लाइन रहती हैं, जो वर्टिकल्स लाइन रहती हैं उनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती हैं इनको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो ये जो दो ग्रुप हैं इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तब दिखेगा। तो इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं और इसको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। तो ये हो गया एस ब्लॉक और ये हो गया पी ब्लॉक, और इसको हम लोग जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक रहता है उसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, और नीचे रहता है एफ ब्लॉक। अब तुम लोग पूछ रहे होगे दीदी ये एफ ब्लॉक नीचे क्यों रहता है, इसको ऊपर ही क्यों नहीं फिट कर देते हैं? तो इसका जो रीज़न है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि अगर हम लोग इसको अगर ऊपर फिट कर देंगे तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो बस यही एक छोटा सा कारण है जिसकी वजह से हम लोग एफ ब्लॉक को नीचे रखते हैं, और कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, और ये जो है इसको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, और नीचे हो जाता है एफ ब्लॉक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। देखो जितने भी हम लोगों ने पहले टेबल्स पढ़े, जितने भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, वो सब के सब अपना जो टेबल बनाते थे वो एटॉमिक मास के ऊपर बनाते थे, मतलब एटॉमिक मास को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। पर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। सो अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो मैंने तुम लोगों को काफ़ी बार बता रखा है कि ये एटम होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम का स्ट्रक्चर। अब किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है तो इसलिए उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, और नाइट्रोजन के अंदर 5 प्रोटॉन है तो इसलिए उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। अब ये बात भी सही है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, बट हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आते जाते रहते हैं, मतलब कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल भी जाता है और आ भी जाता है। तो इसलिए हम लोग एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन से मानते हैं क्योंकि प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ दैन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू एटॉमिक मास को। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास ना पॉइंट वाइज रहता है। जैसे कि एटॉमिक मास 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, पर जो एटॉमिक नंबर रहता है वो हमेशा होल नंबर रहता है। मतलब अगर मैं 1 और 2 के बारे में बात करूं तो इसके बीच कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। या तो जो एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, या फिर 2 रहेगा, या फिर 3 रहेगा, होल नंबर रहेगा। पर मास 1.1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में आ सकते हैं। इसलिए एटॉमिक नंबर जो है मोर फंडामेंटल है।
According to modern periodic law, the properties of element are periodic function of their atomic number. तो ये जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं उसमें एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। मतलब कि अगर हम लोग सारे एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करें तो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना एलिमेंट की वो खुद को रिपीट करती हैं, खुद को पेरियोडिक फंक्शन में डालते हैं। पेरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि कुछ टाइम बाद वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मतलब मान लो यहाँ पे साइज़ एटम का घट रहा है तो कुछ देर बाद वो खुद को रिपीट करेंगे, फिर जो साइज़ अचानक से बढ़ जाएगा फिर घटेगा। तो मतलब ये जो साइज़ है ये खुद को रिपीट कर रहा है, एक प्रॉपर पीरियड में रिपीट कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम में। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरियोडिक फंक्शन। तो अगर हम लोग सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर लें तो प्रॉपर्टीज़ खुद को रिपीट करती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। सो ये तुम लोगों को याद करना है, सेम स्टेटमेंट ही तुम लोगों को याद करनी है। इसको अपने वर्ड में नहीं करते हैं क्योंकि ये लॉ है, तो लॉ को अपने वर्ड्स में नहीं लिखते हैं, इसको जस्ट वैसे का वैसे ही उतार देते हैं। तो तुम लोग ये स्टेटमेंट याद कर लोगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो पहले के साइंटिस्ट ने टेबल बनाए थे, अपना पेरियोडिक टेबल बनाया था, उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थे। इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो डिमेरिट्स थे वो हमारे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में कैसे ओवरकम हुए। तो तुम लोगों को याद होगा कि पिछले लेक्चर में जो टेबल्स बने हुए थे उसमें एक डिमेरिट्स था कि आइसोट्रोप्स की पोजीशन नहीं फिक्स थी। पर हमारे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में, मैं बार बार वर्ड हमारा क्यों यूज़ कर रही हूँ, मतलब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में अब हम लोगों का ही हुआ मॉडर्न क्योंकि न्यू जनरेशन है। तो जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसमें पोजीशन ऑफ आइसोट्रॉप्स दी गई है। मतलब देखो कार्बन है ना, कार्बन के दो आइसोट्रॉप्स होते हैं, एक 12 होता है C12 और C14। मतलब एक का एटॉमिक मास 12 है और एक का एटॉमिक मास 14 है। तो इन दोनों को हम लोग सेम ब्लॉक में रखते हैं क्योंकि आइसोट्रॉप्स मतलब क्या होते हैं, आइसोट्रॉप जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर इनका मास नंबर अलग अलग हो, तो आइसोट्रॉप्स उन्हें ही कहते हैं। सेम एटॉमिक नंबर पुट एट वन प्लेस इन सेम ग्रुप। तो कार्बन के लिए हम लोग एक C की जगह बनाए दिए हुए हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे आइसोट्रॉप्स आ जाते हैं। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में आइसोट्रॉप्स की पोजीशन दी गई है। और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में कोई डिफेक्ट नहीं है, मतलब वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ अरेंज हैं, साथ ही साथ वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ साथ अरेंज तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पर साथ ही साथ वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ भी अरेंज हैं। तो उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आया है कि मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो हायर मास वाला एलिमेंट है वो पहले आ जाए और जो लाइटर मास वाला एलिमेंट है वो बाद में आए, ऐसा कोई भी केस नहीं है। तो पहले में क्या था, पहले जो उन्होंने टेबल बनाए थे साइंटिस्ट ने, उसमें क्या हो रहा था ना, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 27 है वो बाद में आ रहा था निकल के, और कोबाल्ट का वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, इसका वेट कम है और वो बाद में आ रहा था। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज होना चाहिए था। तो हमारे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे यहाँ पे ये रूल वैलिड हो ये रूल अनवैलिड हो रहा हो। तो कोबाल्ट विथ एटॉमिक नंबर 27 कम फर्स्ट, देन आफ्टर निकल। Unlike atomic masses, atomic number is always whole number, so there is no element between hydrogen and helium। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो एटॉमिक नंबर रहते हैं वो होल नंबर रहते हैं, तो इस वजह से कोई और दो एलिमेंट के बीच में नहीं आ सकता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का 2 होता है, तो इन दोनों के बीच में कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता क्योंकि या तो 1 एटॉमिक नंबर होगा या तो 2 रहेगा। बस यही लाइन यही कह रही है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को पता ही है, बस मैं रिवीजन करवा रही हूँ। अब बात करते हैं हमारे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज रहती हैं। तो हमारे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल्स कॉलम हैं जिनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप मतलब वर्टिकल मतलब ये वाली लाइन,
जो ऐसे ऐसे रहती हैं उसको हम लोग वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। वो टोटल कितनी है 18 है जिनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं। हॉरिजॉन्टल रोज़ मतलब ऐसे लाइन। तो टोटल कितनी है 7 है। तो ये याद कर लेना तुम लोग। 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज़ को हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा तुम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें 18 ग्रुप्स हैं, देख रहे हो 1 2 3 से लेके 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप में है सारे के सारे नोबल गैसेस। तो सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सब के सब नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं, मतलब कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं। और टोटल 7 पीरियड है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड्स हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सारे ट्रेंड्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि हम लोग एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब देखो, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो एक पाथ फॉलो करते हैं। वो एक फिक्स ऑर्बिट में हमेशा रिवॉल्व करते हैं। उनको हम लोग शेल बोलते हैं, मतलब जो एटम का जो पाथ रहेगा उसी को हम लोग शेल बोलते हैं, जिस रास्ते वो घूम रहे होंगे। तो शेल्स के अंदर ही जो एटम्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अब इन शेल्स के नाम भी होते हैं। तो जो पहला शेल रहता है उसको हम लोग के शेल बोलते हैं, सेकेंड को एल, फिर एम, और अगर एक और है तो एन बोलते हैं, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट शेल को हम लोग बोलते हैं के शेल, सेकंड को एल, थर्ड को एम और फोर्थ को एन। तो के एल एम एन। अब सुनो, अब एक शेल में कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में भर दें। हर एक शेल की अपनी कैपेसिटी रहती है। उसको निकालने का एक फॉर्मूला यूज़ होता है, वो रहता है 2n²। मतलब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। मान लो मुझे निकालना है कि फर्स्ट शेल में मैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 का होल स्क्वायर मतलब 2। तो एक शेल में यानी फर्स्ट शेल में के शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसी तरीके से सेकेंड शेल, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा 2। सो 2 2 ज़ा 4, 4 × 2 8। तो सेकेंड शेल में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी तरीके से थर्ड शेल में 18 आई एम सो सॉरी 18, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 आ सकते हैं। उसी तरीके से 4 में 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, तो फोर्थ में 32 आ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर लोगे। ये रहेगा किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, फिर 18, फिर 32, ये होते हैं इतने नंबर ऑफ मैक्स टू मैक्स इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सब शेल्स के बारे में। तो सब शेल्स क्या होते हैं ना, इन शेल के अंदर भी एक सब शेल्स होते हैं और एग्जैक्टली सब शेल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो शेल तो एक वाइड वे हो गया, शेल्स के अंदर भी सब शेल्स होते हैं। तो उसको मैं कुछ अलग कलर से बना देती हूँ। तुम लोगों को सब शेल्स के बारे में नहीं जानना है, मतलब कैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। देखो, जितनी भी बातें तुम लोगों को जाननी होगी वो मैं बता दूँगी। सो पहला जो शेल रहता है ना, के शेल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल रहता है। सब शेल क्या है, सब शेल सेल्स के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले सेल होते हैं, उसके अंदर होते हैं सब शेल। बस इतना जानो, बाकी तुम लोग 11th में डिटेल में पढ़ोगे। सो के अंदर एस सेल होता है, एल के अंदर 2 सब शेल्स होते हैं, एस और पी, एस पी डी। एम के अंदर होते हैं थर्ड के अंदर एस पी डी और एफ, और फोर्थ के अंदर ये चारों होते हैं।
बस इतना जानो कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं। के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शेल रहता है, एस शेल, और एल के अंदर होता है 2 शेल, एस और पी, और एम थर्ड के अंदर एस पी डी। बस इतना जानो। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेते हैं। ये तो सारी मैंने शेल्स के बारे में बता दी। अब हम लोग सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं। सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो शुरुआत करते हैं छोटे से एलिमेंट से। मान लो लिथियम से हम लोग शुरू करते हैं। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 3 रहता है। मतलब उसके अंदर 3 प्रोटॉन है, साथ में साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ही तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, सेकंड में 8, फिर 18, फिर 32। ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। देखो यही चीज़ मैंने बताया ना, फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, 2, 8, 18, 32। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 रहता है। तो उसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट शेल फिल हो गया मैक्स टू मैक्स, उसमें सिर्फ 2 आ सकते थे, हम लोगों ने भर दिया। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गया, तो उसको हम लोग सेकेंड शेल में डाल देंगे। तो अगर लिथियम का मैं डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से रहेगा। डायग्राम नहीं, मतलब अगर मैं एटम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये हो गया लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ, सो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है 4। तो इसका जो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 2 आ सकते हैं। उसके बाद 2 और बच गए तो 2 नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब मैं फ्लोरीन की बात करूँ, सो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2 और 7। उसका एटॉमिक नंबर रहता है 9 रहता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2, 7। अब मैं सोडियम की बात करती हूँ। फिर तुम लोगों को देखो, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर रहता है 11 रहता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 8, 10 हो गया, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। सेकेंड शेल अब मैक्स टू मैक्स फिल हो चुका है। अब जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो थर्ड शेल में जाएगा, तो 2, 8, 1। उसी तरीके से अगर मैग्नीशियम की बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 12 रहता है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 2। बस इतना तुम लोगों को जानना है, मैंने बता दिया। ये तुम लोग याद कर लोगे। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम लोग याद कर लो कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे ही आएंगे कि तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये सब बताओ। अब ये सब क्या होते हैं मैं आगे बात करूँगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो अभी तक तुम लोग बस इतना समझो। देखो SPDF वाला तुम लोगों को नहीं जानना है, बट अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो कुछ इस तरीके से इसका SPDF वाला बनेगा। देखो फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ S शेल रहता है फर्स्ट, तो इसको लिखते 1s2। सेकेंड में S और P रहता है, तो सेकेंड का फर्स्ट आ जाएगा 2s1। उसी तरीके से अगर मुझे इसको SPDF में करना है तो 1s2, 2s2, 2p, 2। तो बस ये तुम लोगों को जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। तो यही रहता है 1s2। अच्छा 4 ही है, ये कहाँ से आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 और 2 4 हो गए, तो इस वजह से। कार्बन का बता दूँ तो कार्बन देखो इसका एटॉमिक नंबर 6 रहता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 2 और 4। तो ये तुम लोगों को याद करना है, ये SPDF वाला नहीं याद करना है, बट मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लो और फिर देखो, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल, यहीं पे तुम लोगों को इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इससे ज़रूर टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना और फिर चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन टेलीग्राम पे ही तुम लोगों को मेरी लाइव क्लासेस पता चल जाएंगी। देखो हम लोग 5 सैम्पल पेपर करेंगे सॉल्व, और मैंने अभी तक 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दिए हैं।
लाइव क्लासेस में। तो तुम लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि तुम लोग इन लाइव क्लासेस को अटेंड करना, मतलब ये सैम्पल पेपर वाला अटेंड करना, क्योंकि तुम लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहीं सैम्पल पेपर करवा रही हूँ तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, तुम लोगों के लिए, भलाई के लिए बोल रही हूँ कि ज़रूर से ज्वाइन करना। मतलब ज्वाइन नहीं करने को बोल रही हूँ कि अगर तुम लोगों के पास टाइम है, जब भी टाइम मिले इनको ज़रूर देख लेना, 2x की स्पीड से देखना, ठीक है। मतलब मैं काफ़ी स्लो पढ़ाती हूँ तो 2x स्पीड से भी तुम लोग देख सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। जो लास्ट सैम्पल पेपर हम लोगों ने 2 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया था, तो तुम लोग 2x की करोगे तो 1 आवर लग जाएगा, और 1 आवर में तुम लोग मतलब 5 घंटे लगेंगे तुम्हें पाँचों के पाँचों सैम्पल पेपर करने में। तो इसको प्लीज़ कर लेना, तुम लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना और मेहनत करो, ठीक है। बस एक ही मंथ है, ऑलमोस्ट एक ही मंथ बचा हुआ है, तो अभी से एकदम तुम लोग रेडी हो जाओ। और तुम लोगों को सैम्पल पेपर के नोट्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो ये ज़रूर से कर लेना। ये जितनी भी क्लासेस हैं वो सब की सब फ्री हैं, बस तुम लोगों को अपनी एंड से कोई पे नहीं करना है, सबकी सब फ्री है, बस तुम लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। और अगर इनरोल करते वक्त अगर कोई कोड मांग रहा हो तो MSP K10 यूज़ कर लेना। आई डोंट थिंक सो कि मांगना चाहिए, बट अगर कोई भी इनरोलमेंट के लिए, ज्वाइन करने के लिए कोई कोड मांग रहा हो या पासवर्ड मांग रहा हो तो तुम लोग MSP K10 यूज़ कर लेना। तो टेलीग्राम में तुम लोगों को वैसे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। और तुम लोग चाहो तो बहुत सारे अनअकैडमी पे टेस्ट चल रहे हैं, तो तुम लोग ज़रूर दे देना, ठीक है। और इनरोल करते वक्त फिर से वही कोड यूज़ करना है, MSP K10। और तुम लोग टेस्ट देना ज़रूरी है, इससे तुम लोगों को अपना लेवल पता चलता है। और तुम लोग चाहो तो अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि अभी जो टाइम है उसमें जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, फिर बाद में प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर से लेना, ठीक है। मतलब जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, ओके। तो ये सारी की सारी बातें तुम लोगों को पता ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सारे के सारे ट्रेंड्स के ऊपर। देखो, तुम लोगों को वैलेंसी के बारे में जानना है, और एटॉमिक साइज़ के बारे में जानना है, और मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर के बारे में जानना है। बस यही सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को जाननी है। तो अब हम लोग एक एक करके सारे ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये क्यूट सा। तो सबसे पहले हम लोग वैलेंसी के बारे में जानते हैं। तो वैलेंसी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड। तो वैलेंसी का मतलब है कि अब पहले मैं समझा देती हूँ फिर डेफिनेशन बता दूँगी। तो वैलेंसी का मतलब है कि वो एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, गेन करेगा या फिर शेयर करेगा। देखो, कोई भी एलिमेंट रहता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या फिर वो शेयर कर सकता है। तो हर एलिमेंट जो भी काम करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही उस वैलेंसी कहते हैं, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। सो कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू शेयर, गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो स्टेबल कंडीशन होती है। वैसे हीलियम का एक्सेप्शन रहता है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हम लोग एक्सेप्शन पे बात नहीं कर रहे हैं। सो द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू शेयर, गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। इसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी मतलब कि वो कितने बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, गेन करता है या शेयर करता है। और हमेशा एक बॉन्ड बनाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या फिर गेन करेगा या शेयर करेगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगी तब तुम लोगों को समझ में आ गया। तो इसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक वर्ड आता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, आई होप तुम लोग मैनेज कर लोगे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो
On moving left to right in period, the valency of element increases from 1 to 4 and then decreases. तो ये सारी मैं बातें बताऊंगी. पहले तुम लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंस शेल क्या होते हैं. तो इस पर मैं सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ. मुझे एक वाइट पेज मिल गया. तो सबसे पहले हम लोग वैलेंस शेल के बारे में बात करते हैं. तो वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल को ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को ही हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं. तो मान लो मैं अगर लिथियम का एग्जांपल लूँ, ठीक है, पहले लिथियम में छोटे से ही शुरू करते हैं. तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1 रहती है, कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा प्यारा सा लिथियम. तो लिथियम का आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया? ये वाला शेल हो गया. तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि इसका जो सेकंड शेल है वो आउटर मोस्ट शेल है. तो लिथियम में सेकंड शेल जो हो गया वो आउटर मोस्ट शेल हो गया, जिसको हम लोग एल बोलते हैं. फर्स्ट को के बोलते हैं, सेकंड को एल. तो यहाँ पे सेकंड शेल लिख लो या फिर एल लिखो, बात एक ही है. तो इसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं. वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, आई एम सो सॉरी फॉर नॉइस, क्योंकि यहाँ पे पूरा रोड है तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस. तो आउटर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में. तो यहाँ पे अगर तुम लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिथियम में सिर्फ और सिर्फ ये आउटर मोस्ट शेल था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था. तो इसलिए इसका जो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा. अब हम लोग बात करते हैं वैलेंसी. तो वैलेंसी मतलब कि वो क्या करेगा एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो लिथियम क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 थी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा और फिर उसका आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, क्योंकि फिर यही आउटर मोस्ट शेल बच जाएगा ना, क्योंकि ये तो चला गया, तभी आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये हीलियम वाली केस हो जाएगी और हमारा जो लिथियम है वो बेचारा स्टेबल हो जाएगा. तो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इस वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है. अब देखो, तुम लोगों को लग रहा होगा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है. अब मैं तुम लोगों को किसका एग्जांपल दूँ? ऑक्सीजन का एग्जांपल दूँ, तब तुम लोगों को पता चल जाएगा कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं. तो अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर. तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो 2 और 6 रहती है. इसका एटॉमिक नंबर 8 रहता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और 6. अब मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कि इसका तुम लोग वैलेंस शेल बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ और इसकी वैलेंसी बताओ, तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो और मुझे आंसर बताओ. तो अगर तुम लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा तो तुम लोगों को पता चला होगा, किए थे ना. सो वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, तो इसका यही वाला आउटर मोस्ट शेल है. तो सेकंड शेल हो गया इसका आउटर मोस्ट शेल, या फिर इसको एल शेल भी बोल सकते हैं. तो ये हो गया वैलेंस शेल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? ये वैलेंस शेल है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. तो इसमें ये वाला था आउटर मोस्ट शेल और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो इसका जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 हो गया. अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज़ करे, शेयर करे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में. तो ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 हो जाती है. तो देख रहे हो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है और वैलेंसी भी अलग है. तो प्लीज़ ऐसा गलती मत करना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेम होती है. वैलेंसी मतलब उसको और कितना चाहिए, उसे और क्या करना है. इलेक्ट्रॉन लूज गेन मतलब जो भी उसको क्या करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. वैलेंसी मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं. तो ये हो गया. देखो
जो नॉन मेटल्स रहते हैं ना, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इनकी वैलेंसी हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। तुम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ 2 लिखोगे तो भी सही रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिख देना, पर मैं जस्ट बाई इन केस बता रही हूँ, ठीक है। आएगा नहीं एग्ज़ाम में, तो उसको हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। जो मेटल्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से उनकी वैलेंसी पॉजिटिव में आती है। ये सब तुम लोग आगे पढ़ोगे। तो ये हो गया। आई होप अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं ऐसा करती हूँ, फ्लोरीन का भी एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। फ्लोरीन से और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, समझ में आएगा। तो फ्लोरीन की जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो 2 और 7 रहती है। अब देखो, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग एल बोलते हैं। इसकी वैलेंस शेल, सॉरी, तो इसका वैलेंस शेल हो गया सेकंड शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये शेल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो उसको क्या करना चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन है वो गेन करता है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। अब देखो, यहाँ इसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है, बट तुम 1 लिखोगे तो भी तुम लोग सही करोगे, कोई गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। रॉन्ग आंसर नहीं है। तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, 1 ही लिख दो, ठीक है। 1 देख रहे हो, लिथियम की वही 1 होती है, बट दोनों में अलग अलग रहता है। लिथियम लूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है, फ्लोरीन गेन करना ज़्यादा पसंद करता है। तो आई होप तुम लोगों को वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग अपनी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। सो ये रही तुम लोगों की प्रॉपर डेफिनेशन। तो तुम लोगों को वैलेंसी हर एक ग्रुप की याद कर लेनी है। ये कर लोगे तो तुम लोगों के गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होती है। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है। 13 ग्रुप की वैलेंसी 3 होती है। 14 की 4, 15 की 3, फिर 16 की 2, 17 की 1 और 18 की 0 होती है। अब 18 ग्रुप की 0 क्यों होती है, क्योंकि 18 नोबल गैसेस है ना, उनको उनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कंप्लीट है, मतलब उनका आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उनको ना लूज़ करना है, ना गेन करना है, ना शेयर करना है, तो इसलिए उनकी वैलेंसी जो 0 होती है। तो नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। तो ये याद कर लेना कि हर एक ग्रुप की कितनी वैलेंसी होती है। मैं तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल में समझा देती हूँ। तो ये देखो, पीरियोडिक टेबल है, तो ग्रुप 1 की 1 होती है, ये रेड वाले से मैं वैलेंसी लिख रही हूँ। ग्रुप 2 की 2, 13 की 3 होती है, 14 की 4, 15 की 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो देख रहे हो, पहले बढ़ती है वैलेंसी, फिर घटती है, तो ये याद रखना। अलॉन्ग द ग्रुप, मतलब ग्रुप हम लोग डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो सबकी वैलेंसी सेम रहती है। तो जब हम ग्रुप के नीचे जाते हैं तो सबकी वैलेंसी कांस्टेंट होती है। पर अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं, मतलब हम लोग लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, तो सबसे पहले वैलेंसी बढ़ती है। देखो 1 2 3 4 यहाँ तक बढ़ी, फिर घटनी शुरू हो जाती है। तो ये बात याद रखना तुम लोग। सो ग्रुप 13 की देखो, ग्रुप 3 से लेकर 12 की वैलेंसी हम लोग ये नहीं याद करते, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी रहती है वो वेरिएबल रहती है। वेरिएबल मतलब चेंज होती रहती है, यहाँ पे मोर देन 1 वैलेंसीज होती है। तो डी ब्लॉक की वैलेंसी हम लोग याद नहीं करते हैं। तो बस इतना सा ही है, तुम लोगों को याद करना है तो याद कर लेना, इससे क्वेश्चन जो है करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी ग्रुप के जो अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो वैलेंसी सेम रहती है। तो जैसे हम लोग ग्रुप बात कर लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों के तीनों एक ग्रुप में आते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप 1 के मेंबर हैं, तो इनकी वैलेंसी 1 रहती है। देखो 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल in all the 3 contain 1 electron. These element have been same placed in same group. मतलब अगर सिर्फ सब में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेम ग्रुप में रहेंगे। जो मैंने बताया वही बातें लिखी हुई हैं। ये भी मैंने बता दिया है कि इससे तुम लोग 2n² से किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं वो पता लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद होनी चाहिए। अब देखो, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट कैसे करता है ये डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। जैसे कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 रहती है, तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसकी रिएक्टिविटी पता चलती है।
वैलेंसी से हम लोग रिएक्टिविटी पता करते हैं, क्योंकि वैलेंसी से ही हम लोगों को बॉन्ड के बारे में पता चलेगा, तो उससे रिएक्टिविटी पता चलती है। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल टेल अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। तो जहाँ पे पेरियोडिक टेबल से हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी पता कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग उसकी वैलेंसी पता कर सकते हैं। वैलेंसी पता चल जाएगा तो बॉन्ड कितना बनाएगा वो पता चल जाएगा, और इसी को तो रिएक्टिविटी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड्स ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट। तो ये सारी बातें तुम लोग समझ लेना, ये आएंगी नहीं, ये सब के सब समझने के लिए हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर ट्रेंड्स पे आते हैं, वो मैं तुम लोगों को बता दूँगी जब टॉपिक आएगा। अभी आ गया तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों के एग्ज़ाम पे। तो यहाँ पे तुम लोगों को एटॉमिक नंबर दिया गया है, ए का 5 है, बी का 7 है, सी का 10 है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तुम लोगों को दिया गया है। तुम लोगों को बताना है राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ग्रुप ए, ग्रुप 13, ग्रुप 15। तो तुम लोगों को इन तीनों में से बताना है कौन से ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, कौन से ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, और स्टेट द पीरियड्स ऑफ द पेरियोडिक टेबल टू विच दिस एलिमेंट बिलोंग, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। तो तुम लोगों को देखा जाए तो तुम लोगों को एटॉमिक नंबर दिया है, तुम्हें बताना है कि इसका ग्रुप क्या होगा और इसका पीरियड क्या होगा। अब ये दोनों काम हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। सो आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस। तो मान लो हम लोग ए का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 3, यही होगी ना। फर्स्ट में 2, फिर जो बच गया इलेक्ट्रॉन वो थर्ड में चला जाएगा, तो 3। तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो वैलेंसी क्या हो जाएगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है और ग्रुप 13 की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। तो इससे पता चल गया कि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। तो वैलेंसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। मैं दोबारा से तुम लोगों को वो टेबल शो कर देती हूँ। ये देखो, 3 कहाँ की, 3 वैलेंसी किसकी होती थी, ग्रुप 13 की होती थी। तो ये याद रखना, तो वो ग्रुप 13 का एलिमेंट है। सो ये पता चल गया कि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। अब देखो नंबर ऑफ़ पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ़ पीरियड फाइंड करते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स से। सो नंबर ऑफ़ पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेल। तो देखो इसमें 2 शेल हैं, के और एल। तो 2 शेल हैं, तो इसके मतलब कि सेकंड पीरियड का मेंबर है। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, जितने शेल्स रहेंगे वो, अगर बाई चांस थर्ड शेल रहते तो वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता। तो तुम लोगों को ग्रुप नंबर पता चलता है वैलेंसी से, और पीरियड नंबर पता चलता है नंबर ऑफ़ शेल से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं, तो तुम लोग इसको एकदम अच्छे से समझ लो। बी को निकाल देते हैं। बी का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 5। अब देखो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 5 नहीं होगी। ठीक है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो ये मत कर लेना। तो इसकी वैलेंसी क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इस अपना ऑक्टेट 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। मैंने कुछ गलत किया है क्या, 2 और 7, हाँ। तो इसको जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ग्रुप 13 का एलिमेंट है, क्योंकि देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 5, 7, और इसको अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। सो इसका ग्रुप हो गया। और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं, 2 हैं। तो ये सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो ओके, अब हम लोग बात करते हैं सी की। तो सी का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। ओके, तो एटॉमिक नंबर इसको हम लोग लिख लेते हैं 10। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 8। अब देख रहे हो
ये इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये पक्का ये ग्रुप 18 का मेंबर है, ग्रुप 18 का मेंबर। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ग्रुप 18 का मेंबर है। और इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा, पीरियड, ओके, तुम लोग समझ रहे हो। तो इसमें 2 शेल्स हैं, तो इसका पीरियड जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो इससे तुम लोग पता करते हो कि तुम लोग वैलेंसी से पता करते हो कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, और वैलेंसी से पता चलता है कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो और नंबर ऑफ़ शेल से पता चलते हो कि वो किस से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो तुम लोग ये चीज़ें याद रख लेना। अब देखो, तुम लोग एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे ग्रुप 13 और ग्रुप 15 दोनों की वैलेंसी 3-3 है। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया। ओके, देखो, ग्रुप 13 और ग्रुप 15 दोनों की वैलेंसी 3-3 है, तो इसलिए तुम लोगों को मेटल और नॉन मेटल देखना होगा। हाँ, यही चीज़ मैंने मिस कर दिया, इसलिए तो मैं सोचूँ कि 15 से कौन सा आया, तो ये एक्चुअली में ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। वो इस वजह से है क्योंकि देखो, इसकी वैलेंसी भी 3 है और इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसलिए मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, इन दोनों की वैलेंसी 3 होती हैं, पर ये जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो इसके लिए ये वैलेंसी इसकी 13 है, जो लूज़ करते हैं। यहाँ पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, बल्कि वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो 15 होगी। तो अगर तुम लोगों को हायर नंबर दिया रहे, मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, तो वो ग्रुप 15 का एलिमेंट होगा। ये बस ये चीज़ याद रखना कि वो कैसे उसकी जो वैलेंसी किस से आ रही है। मैं फिर से वो वाला टेबल लेके आती हूँ, वेट। तो देख रहे हो, यहाँ पे जब यहाँ से इनकी बात करते हैं हम लोग, जब इनकी बात करते हैं ग्रुप लेके 15 से 17 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3, 2, 1 इनकी वैलेंसी 3, 2, 1 इसलिए होती है कि वो इतने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, गेन करते हैं। तो ये याद रखना, यहाँ पे वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना, तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। इस पर हम लोग एक सेशन लेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के भी आ सकेंगे, वो सारे के सारे हम लोग उस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो तुम लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर से सब्सक्राइब करना, कि जिससे कि तुम लोगों को टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखना, वैलेंसी से हम लोग ग्रुप नंबर फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ शेल से पीरियड फाइंड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज़ के ऊपर। तो देखो, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज़ कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो रिवॉल्व कर रहते हैं, तो कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। ये थोड़ा 3D स्ट्रक्चर रहता है, वो सर्कल जैसा हम लोग बनाते हो ना, चपाती टाइप, वो नहीं रहता, ये पूरा 3D स्ट्रक्चर रहता है। तो देख रहे हो, कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जहाँ तक पहुँच रहा होगा, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो जो अपना ऑर्बिट जो अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा होगा जहाँ तक, उसी को उसका एटॉमिक साइज़ बोलते हैं। तो वहीं तक उसका साइज़ रहेगा। देखो, एटम में ना ज़्यादातर स्पेस जो है वो खाली रहता है, ये तुम लोगों को पता होगा, बस इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव करते रहते हैं। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जहाँ तक पहुँच रहा होगा वही उसका एटॉमिक साइज़ होगा, और आखिरी इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक की दूरी को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया सभी को। ये देखो, ये डायग्राम काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो ये जो ब्लू सी लाइट है वो इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रही होती है। एकदम सर्कल में नहीं सब लोग रिवॉल्व करते हैं, उनका अलग अलग ऑर्बिट रहता है, जिगजैग वाला, जिगजैग नहीं मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये देख रहे हो, ये माइक्रोस्कोपिक मतलब व्यू है। तो ये जो बीच में है छोटा सा पार्ट, वही है एटॉमिक न्यूक्लियस, जो कि बहुत छोटा रहता है कंपेयर टू पूरा एटॉमिक साइज़ के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज़ के ऊपर।
अच्छा, वैलेंसी के बारे में तुम लोग एक बात याद रखना कि अलोंग द ग्रुप, जब हम लोग ग्रुप में डाउन द ग्रुप नीचे जाते हैं तो वैलेंसी हमेशा सेम रहती है, और अलोंग द पीरियड वैलेंसी चेंज होती रहती है। लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो पहले वैलेंसी इंक्रीज़ करती है फिर डिक्रीज़ करती है। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज़ के ऊपर। तो एटॉमिक साइज़ में क्या होता है कि जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है, साइज़ डिक्रीजेस। अलोंग द पीरियड जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, एटॉमिक साइज़ क्या होता है कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा रहा है, मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है कितना एरिया कवर कर रहा है घूमने में, ठीक है, उसी को हम लोग एटॉमिक साइज़ बोलते हैं। अब मैंने तुम लोगों को बताया कि हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जैसे मैं बात करूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये हो गया नोबल गैस नियॉन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और नियॉन का 10, ये 7 है। तो हम लोग लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो तुम लोग देख रहे हो कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ते हैं, पर तुम लोगों को पता है ना, मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर तुम लोग 10,000 पेजेस की अगर एक बुक लो और उससे एक पन्ना फाड़ दो तो वो जो एक पन्ना रहेगा वो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो 10,000 की जो बुक रहेगी वो मास ऑफ 1 प्रोटॉन रहेगा। तो इतना ज़्यादा वेट में गैप रहता है। तो लेफ़्ट से राइट जाने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ करता है और इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लेफ़्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ रही होती है, पर उनका वेट कम रहता है, इस वजह से उनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो उनकी संख्या बढ़ने से कुछ खास फ़र्क नहीं पता चलता है। पर लेफ़्ट से राइट जाने पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है और वो काफ़ी भारी होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब इफ़ेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है? अब देखो, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है एटम के अंदर। अब कभी भी अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, इसके बगल में एक प्यारा सा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जो कि नेगेटिव चार्ज लिए हुआ है। अब पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेगा, तो ऐसा ही होता है। तो हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ करता है। देखो, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन हो गए, तो 9 इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़ोर से अपने पास खींच लेगा। अब मान लो एक मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तुम लोगों को यहाँ बता दूँ, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, तो मान लो मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसका जो प्रोटॉन था वो कम था, इसमें मान लो सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रोटॉन थे। अब यहाँ पे मैं आउटर मोस्ट शेल ही बना रही हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, घूम रहे थे बेचारे प्यारे से इलेक्ट्रॉन, शेल में रिवॉल्व कर रहे थे, और इसका जो पावर था सिर्फ और सिर्फ 2 था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ गए, मान लो 2 से अब यहाँ पे 6 मान लो 9 प्रोटॉन हो गए, 9 प्रोटॉन हो गए, इसमें 2, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बना दिया। अब देखो, अब क्या यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने बना दिए हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है कि ये खींचते हैं, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पर इसमें कुछ ज़्यादा पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन है, तो बेचारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे मूव करता रहेगा। पर यहाँ पे 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन बहुत बड़ी बात है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को 9 के 9 इलेक्ट्रॉन को बहुत पास खींच लेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आएगी। अब इसका जो एटॉमिक साइज़ है छोटा हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ घूम रहे थे, आई होप आवाज़ आ रही होगी ठीक से। तो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन में पावर कम थी, प्रोटॉन में पावर कम थी, पॉजिटिव चार्ज में उतनी पावर नहीं थी, तो बेचारा प्यारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन में इस प्रोटॉन में बहुत ज़्यादा पावर आ गई, न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा पावर हो गई, तो उसको खींच लिया अपने पास। अब बेचारा प्रोटॉन बस इतने में ही घूम रहा,
देख रहे हो? तो बस इतने में घूम रहा है। तो इससे क्या हुआ कि इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो कम हो गया, क्योंकि जहाँ तक वो घूमेगा वही तो उसका एटॉमिक साइज़ होगा। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया, अब तो मेरे ख्याल से तुम लोग भूलोगे नहीं। तो इससे क्या होता है, लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज़ जो है डिक्रीज़ करता है। ओके, आई होप तुम लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो लेफ़्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। सो एटॉमिक साइज़ और रेडियस दोनों एक ही हैं, चाहे साइज़ की बात करो या फिर रेडियस। रेडियस से ही तो हम लोगों को साइज़ पता चलेगा, क्योंकि ये सर्कल है ना। तो एटॉमिक साइज़ और रेडियस ऑफ ए एटम डिक्रीज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट मतलब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज करता है, बिकॉज ड्यू टू लार्ज चार्ज ऑन न्यूक्लियस। लार्ज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू large positive charge on nucleus, the electron are pulled more closer to nucleus and size decreases। तो उनमें ज़्यादा force of attraction लग जाता है और size जो है वो छोटा हो जाता है। तो देखो जैसे सोडियम 186 था, फिर देखो छोटा हुआ और क्लोरीन तक आते आते 19 हो गया। तो हम लोग जैसे लेफ़्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज़ करता है। इतनी बातें आई होप तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्यों डिक्रीज़ करता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए साइज़ जो है वो कम हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। मतलब कि न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए साइज़ कम हो रहा है, तो इसके लिए वर्ड जो न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा बढ़ रही है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। ठीक है, तो ये वर्ड याद कर लेना, इसको शॉर्ट में EN से भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अब अलोंग द पीरियड समझ लिए कि लेफ़्ट से राइट जाने पे जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है। अब हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में क्या होता है। तो जब भी ग्रुप मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, तो मैं अपने टाइम पे काफ़ी कंफ्यूज होती थी कि ग्रुप किसे बोलते हैं, पीरियड किसे बोलते हैं। ये याद रहता है कि इतनी इतनी वर्टिकल्स लाइन थी वो 18 है, ये वाली 7 है, बट सो जो ये रहते हैं इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज़। तो इसको ग्रुप बोलते हैं। पता नहीं सारे के सारे आज ही ट्रैफिक लगना है क्या। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही होती तब तक पूरी रोड एकदम शांत रहती है। ये सोच के मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू करती हूँ, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, जैसे ही मतलब पता नहीं लोगों को कितनी जल्दी हो जाती है जाने की घर या फिर कहीं पे भी जाने की। सब लोग, तो इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो जैसे ही हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो डाउन द ग्रुप जाने पे जो एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि जो शेल हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करते हैं। तो देखो लिथियम में सिर्फ और सिर्फ 2 शेल्स था, सोडियम में 3 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, इस वजह से है एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हैं तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में अब ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है ना, तो इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। तो देखो लिथियम का 152 था, फिर सोडियम का 186 हुआ, देखो फ्रेंसियम का 270 हो गया। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ इंक्रीज़ होता है। 2 बातें तुम लोगों को बस याद करनी है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ इंक्रीज़ करता है, अलोंग द पीरियड जाने पे डिक्रीज़ करता है। अलोंग द पीरियड साइज़ डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीजेस। ये याद रखना तुम लोग, बस इतनी चीज़ें। तो ये देख रहे हो ना, ये काफ़ी अच्छा डायग्राम दिया गया है। तो देखो जैसे जैसे हम लोग अलोंग द पीरियड जा रहे हैं साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। देखो इधर जा रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, नीचे आ रहे हैं तो साइज़ बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है, तुम लोग इसको देख लेना। डी ब्लॉक्स में एक एक्सेप्शन रहता है, इसमें लेंथेनॉइड और एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं, तो उनके ऑलमोस्ट साइज़ सेम रहते हैं, डिक्रीज़ करते हैं बट सेम रहते हैं ऑलमोस्ट। बट तुम लोगों को ये नहीं जानना है, एक्सेप्शन अभी नहीं पढ़ना है। तो
इस साइड जाने पर साइज़ डिक्रीज़ करता है, नीचे आने पर साइज़ इंक्रीज़ करता है। अब इससे रिलेटेड तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट इसी तरीके से तुम लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तुम लोगों को एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और उसमें बताना होगा कि उसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। डोंट वरी, मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है। मैं अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जो हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे ना, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो मैं करवाऊँगी। बिलीव मी, कोई भी तुम लोग अपना एग्ज़ाम देखोगे ना, क्वेश्चन पेपर, तो तुम लोगों को लगेगा कि आधे से ज़्यादा चीज़ें हम लोग पहले ही कर ली हैं। क्वेश्चन एकदम रिपीटेड आते हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम लोगों को बस एक काम करना है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तुम लोगों को द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो नॉइस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। वही ना, सारी चीज़ें तभी होती हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो तुम लोगों को एटॉमिक साइज़ के हिसाब से अरेंज करना है। अब देखो, सबसे ज़्यादा तुम लोग वीडियो पॉज करो और देखो कि कहाँ पे ज़्यादा, मतलब तुम लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो पॉज करके खुद सोचो। सो आई होप तुम लोगों ने पॉज कर लिया होगा वीडियो। तो अगर मैं अब आंसर बताऊँ, तो सबसे ज़्यादा जो साइज़ रह गई वो एक ही रहेगी। अब एक ही क्यों रहेंगी? क्योंकि देखो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मेरे घर के आगे डॉगी का सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है, अभी चलना था, ठीक है। एंड हो सके मैं जज हूँ, तो पता नहीं तुम लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी या नहीं, बट मुझे पूरी साफ साफ सुनाई दे रही है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो इसके अंदर 6 शेल्स हैं। देखो, ये 6 पीरियड से बिलोंग करता है, इसके मतलब इसके अंदर 6 शेल्स होंगे। तो इसके अंदर 6 शेल हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा कंपेयर टू दिस। इसमें कितने शेल हैं? 1 2 3। ये 4th पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर डी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 पीरियड रहेंगे। तो कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा? 6 शेल वाला ज़्यादा बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो ए। उसके बाद आ जाएगा डी, क्योंकि इसके अंदर 4 शेल्स हैं। अब बात करते हैं बी एंड सी की। ये तीनों के तीनों थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन तीनों में 3 शेल हैं। अब इसमें बड़ा कौन सा होगा? तो फिर हम लोग को अपना अलोंग द पीरियड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब भी हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है। तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा, तो लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज़ करता है, मतलब सी छोटा होगा और बी बड़ा होगा। तो उसके बाद बी होगा और उसके बाद सी होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए डी बी सी ए इज़ राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ए टिक किया था, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं किया तो भी वेल एंड गुड। अब तुम लोग समझ गए? तो ये बात याद रखना। सबसे पहले देखा करोगी कि कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। नीचे के पीरियड से बिलोंग करेगा तो ऑफकोर्स उसमें शेल्स ज़्यादा होंगे। अच्छा, मान लो यहाँ पे ए ग्रुप था और यहाँ पे कोई और होता, मान लो एक्स होता। अब तुम लोग बताओ, इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट बड़ा होता है? ए बड़ा होता है या एक्स बड़ा होता? वीडियो पॉज करो और फिर सोचो। सो इसका आंसर ये है कि तभी भी ए बड़ा होता। क्यों? क्योंकि अलोंग द ग्रुप जाने पे साइज़ जो है डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ वाला सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम लोग इस साइड जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा। तो ए तब बड़ा होता, तभी भी बड़ा होता। सो आई होप तुम लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मुझे तुम लोगों को 2 चीज़ें बतानी थी, ठीक है। इससे पहले मुझे तुम लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बतानी थी बातें, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ कहाँ बताऊँ। यहाँ बता दूँ क्या आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में? सो इसको मैं मिटा देती हूँ। बस छोटी सी बात जाननी है तुमको, बस वर्ड का मतलब पता होना चाहिएगा, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा क्यूट सा ब्लू कलर ले लेती हूँ, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि ऐसी एनर्जी जो हम किसी एटम को दें, देखो, ऐसी एनर्जी जो हम किसी एटम को दें जिससे कि उसका आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए। मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू
टू इसको क्या बोलेंगे, लूज वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब इतनी एनर्जी दें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए, तो इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब देखो ये डिपेंड किस पे करती है, वो साइज़ पे डिपेंड करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़। क्यों? क्योंकि अगर साइज़ बड़ा रहेगा, अगर साइज़ बड़ा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो कम लगेगा, तो आसानी से निकल जाएगा। बट अगर साइज़ छोटा है, ठीक है, न्यूक्लियस साइज़ छोटा है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहेगा, तब एक इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पे मुश्किल होगा मतलब यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मुश्किल चीज़ों में तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि ये हम लोग खुद एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैक्स होगी, मतलब मैक्स में मतलब मोर, ठीक है। और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होगी। बस इतना जानना है। अब तुम लोग ये बताओ कि लेफ़्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी? तो लेफ़्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि जो साइज़ है वो छोटा हो रहा होता है, ठीक है। तो साइज़ डिक्रीजेस, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, सो सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा होगा, मैं काफ़ी गलतियाँ कर रही हूँ। देखो इसलिए ना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग डायरेक्ट फार्मूला रट के नहीं कर सकते हो सॉल्व। जितने भी मैंने पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन देखे हैं, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और सिर्फ 2 ही 3 कॉन्सेप्ट हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी तब तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ेगी। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा, अब साइज़ जो है इंक्रीज़ कर रहा है, अब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगती है। ये आएगा नहीं एग्ज़ाम में, बस मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब बता रही थी, और मैं बताते बताते फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बता दी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं तुम लोगों को फॉर्मूला लिखना बता दूँगी, ठीक है, फॉर्मूलाज लिखना बता दूँगी। तो पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखना बता दूँगी। तो जितने भी तुम लोग ब्लू कलर में चीज़ें देख रहे हो, उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। तो ये देख रहे हो ज़्यादातर पूरा मेटल ही भरा हुआ है पीरियोडिक टेबल में। और तुम लोग देखो कि लेफ़्ट साइड जो है पीरियोडिक टेबल में, उसमें ज़्यादातर मेटल्स ही हैं, ऑलमोस्ट सभी मेटल हैं। और राइट साइड जो है वो नॉन मेटल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये जो येलो कलर में है ये सब के सब नॉन मेटल हैं, और जो ये रेड कलर में है, मतलब ये रेड है, ऑरेंज है, मतलब लाइट रेड कलर में जो है वो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हों, उनको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो ये एक तरीके से इनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रहती है, एकदम बॉर्डर लाइन है दोनों के बीच में। अब हम लोग मेटल और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कि जो मेटल का कैरेक्टर रहता है उसी को हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर बोलेंगे। सो मेटल्स क्या करते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे मैंने लिथियम का एग्जांपल दिया था, सोडियम का एग्जांपल दिया था। तो जो मेटल्स होते हैं ना, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे लिथियम का एग्जांपल ले लो, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2-1 रहता है। तो चाहेगा कि मैं बेचारा एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूँ और हीलियम जैसा बन जाऊँ, तो इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है। सोडियम का एग्जांपल ले लो, 2-8-1, तो ये चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूँ और नियॉन जैसा बन जाऊँ, मतलब ये उल्टा पाथ फॉलो करते हैं, मतलब तब वो बनेंगे नियॉन जैसा, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करते हैं। उसी तरीके से मैग्नीशियम का 2-8-2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। पोटेशियम कहाँ गया, के, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8-1 होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है।
तो मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या बोलें कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इतना ही बात बोलते हैं। अब देखो ना, कोई भी जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल मान लो एक्स एक मेटल था, उसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कटायन। तो इसी को हम लोग कटायन बोलते हैं कि ऐसा आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम लोग कटायन बोलते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो नॉन मेटल मान लो ये एक्स था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो हो जाएगा एक्स माइनस, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसलिए उस पर माइनस आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं अनआयन। अब कटायन और अनायन याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। देखो, ए फॉर ए, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, और आयन मतलब आयन, तो अनायन का फुल फॉर्म ऐसा कर सकते हो कि ए नेगेटिव आयन, मतलब ट्रिक है ये। तो अनायन मतलब ए नेगेटिव आयन, इसका मतलब वो अनायन है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। कुछ खास काम की ट्रिक नहीं है। तो समझ में आ गया कि मेटल्स जो हैं वो कटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको कटायन बोलते हैं। अनायन इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए उसको हम लोग अनायन बोलते हैं। तो हम लोग मेटालिक कैरेक्टर पे बात कर रहे थे वैसे। सो मेटालिक कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। मेटल की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उनकी हाई रहती है, पॉजिटिविटी हाई रहती है, या फिर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेटल ऑक्यूपाई लेफ्ट हैंड साइड। ये तो तुम लोगों को पता है, मैंने बताया। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग लेफ्ट से राइट मतलब अलोंग द पीरियड चाहते हैं, द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इट्स मेक टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। मतलब ये तो तुम लोगों को पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ कि लेफ़्ट से राइट जाने पे जो है साइज़ कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ही तो मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो लेफ़्ट साइड जाने पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल हो जाता है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है। सो लेफ़्ट से राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है, इसलिए तो लेफ़्ट से राइट जाने पे मेटल टर्न हो जाता है नॉन मेटल में। तो राइट साइड इसलिए ज़्यादातर नॉन मेटल, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट नॉन मेटल रहते हैं। तो अलॉन्ग द पीरियड जाने पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की पावर। तो लेफ़्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज़ करती है। अलॉन्ग द ग्रुप यानी नीचे जाने पे क्या होता है? साइज़ बढ़ता है, अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है ना। साइज़ बढ़ने पे क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ गया, अट्रैक्शन कम हो गया, तब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर जो क्या होता है? इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप जाने पे, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता है। सो मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ बोल सकते हो, ठीक है, इसको याद कर लो। मेटालिक कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का मतलब समझे कि न्यूक्लियस के पावर। तो लेफ़्ट से राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज़ होता है, मतलब पावर इंक्रीज़ होती है, और जस्ट इसकी वजह से जो साइज़ है कम होने लगता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये बात याद रखना, लेफ़्ट से राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे ट्रेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल बॉन्ड फॉर्मिंग। तो वो लूज इलेक्ट्रॉन करना पसंद करते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। मेटल कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन ए ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। हाँ, तो डाउन द ग्रुप जाने पे
मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है, न्यूक्लियस की पावर डिक्रीज हो रही होगी। आई होप तुम लोगों को ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब ऑक्साइड क्या होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ मिलके जो भी कंपाउंड बनाते हैं उसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो वो बनाएगा Li2O, इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम ऑक्साइड। और ये क्या होगा, ये बेसिक नेचर होगा, इसका मतलब इसका जो नेचर रहेगा वो बेसिक रहेगा क्योंकि मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये फार्मूला कहाँ से आया ये मैं तुम लोगों को वीडियो के आखिरी में बताऊँगी कि मैंने Li2O ही क्यों लिखा, LiO2 भी लिख सकती थी, कुछ और भी लिख सकती थी, मैंने यही क्यों लिखा, ये मैं एंड में बताऊँगी फार्मूला कैसे बनाते हैं। अब हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। तो मेटालिक जस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो रहता है वो जस्ट मेटालिक कैरेक्टर का अपोजिट रहता है। तो जहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा वहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हुआ होगा, जहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हुआ होगा वहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, जस्ट अपोजिट। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर non-metals are electronegative as they tends to form bond by gaining electrons। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एग्जांपल फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो 2 और 7 रहती है। वो चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, एनर्जी वाइज ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो आई होप तुम लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो जो नॉन मेटल्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, क्लोरीन है 2, 8, 7, वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लो तो ऑक्सीजन 6 वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। मैं क्या तुम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता दूं क्या, 11th में तुम लोगों को बहुत काम आएगा। मैं वैसे 11th का वीडियोस डालूँगी तो जो जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है, अभी नहीं आएगा, 11th में काम आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहता है फोन, FON, फोन, कॉल, ब्रो। ट्रिक है, ठीक है, ऐसे ट्रिक्स मैं देती रहती हूँ। सो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है वो फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यही ऑर्डर है। सो फोन, कॉल, ब्रो तुम लोग इससे याद कर सकते हो कि फ़ोन करना ब्रो। सो फ़ोन कॉल ब्रो से तुम लोग याद कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर है। ये बस एक ट्रिक है, ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो FON फोन, C फॉर कॉल, B फॉर ब्रो। अब टॉपिक पे आते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई राइट साइड। तो राइट साइड सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। Non-metallic character increases across a period because due to increase in effective nuclear charge. It means tendency to gain electron increases. अब देखो, नॉन मेटल्स चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो इसका मतलब कि वो साइज़ से उनको कुछ लेना देना नहीं है। मतलब साइज़ के, ठीक है, लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर पावर जो रहती है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर की पावर, जो अट्रैक्ट करने की पावर, वो इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि साइज़ जो है वो छोटा हो रहा है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना ज़्यादा आसान है। अब अगर साइज़ छोटा हो रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मुश्किल है, बल्कि अब गेन करना ज़्यादा आसान है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है तो वो आसानी से नए वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसीलिए नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन अच्छे से हो जाता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो अलोंग द पीरियड लेफ़्ट से राइट जाने पे जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं अलोंग द पीरियड जाने पे।
क्यों? क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ होता है, न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज़ कर रही होती है, न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज़ करने से आसानी से वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। पर डाउन द ग्रुप जाने पे जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं। अब डिक्रीज़ क्यों करेंगे? क्योंकि साइज़ के बढ़ने से न्यूक्लियस पावर जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि नए शेल ऐड होते हैं, अब ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया है, तो अट्रैक्शन कम हो गई है, अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जा रहा है, तो इस वजह से नीचे जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है, यहाँ पे इंक्रीज़ करता है। समझ में आया सभी को? तो ये बातें तुम लोग याद कर लेना। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इधर जाने पे डिक्रीज़ करता है, नीचे जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहाँ जाने पे, लेफ़्ट से राइट जाने पे इंक्रीज़ करता है, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज़ करता है। ये सब तुम लोग देख लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज एज दे मूव डाउन ए ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थस द टेंडेंसी टू gain electron decreases. In the middle of periodic table, we have semi-metals called metalloid because they exhibit some properties of metal and non-metal. तो metalloid को हम लोग सेमी मेटल भी बोल सकते हैं। तो metalloids क्या रहते हैं? जिनमें मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हों। तो तुम लोग को डायग्राम से याद कर लेना कौन कौन से होते हैं। सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक हो गया और मेटलॉइड हैं, वो सारे के सारे मेटलॉइड हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जो नॉन मेटल जो अपना ऑक्साइड बनाते हैं वो एसिडिक रहता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब कि वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो उनका नेचर जो रहता है वो एसिडिक रहता है। सो आई होप तुम लोगों को सारी के सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं तुम लोगों को फॉर्मूला बताना सिखा देती हूँ, ठीक है। वो काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग लिथियम वाला देते हैं, तो अगर लिथियम और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो उनका फॉर्मूला क्या होगा। तो वो करने के लिए सबसे पहले तुम लोग एलिमेंट का सिंबल लिख लोगे, जैसे लिथियम और ऑक्सीजन। फिर तुम लोग देखोगे कि उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब बस क्या करोगे, तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो Li 2 से इंटू हो जाएगा, तो Li2O। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो Li2O बनेगा। उसी तरीके से तुम लोग कोई और एग्जाम्पल लो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो Mg, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो Mg2O2, दोनों ही 2 हैं तो काट दिया, तो हो जाएगा MgO। तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा। कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कार्बन ले लो और क्लोरीन ले लो। तो कार्बन की जो वैलेंसी रहती है 4, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो C को 1 से इंटू किया C, Cl को 4 से इंटू किया तो CCl4। तो इसका जो ये 4 है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा CCl4। तो ऐसे कुछ भी आ जाएगा, तुम लोग कर लोगे। तुम लोगों को कुछ रैंडम दे सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में तुम लोगों को कुछ रैंडम एलिमेंट ही दे सकते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में तुम लोगों को दे दिया कि कोई X एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी है 3, ऐसे दिया रहेगा। या तो तुम लोगों को एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, तुम लोगों को वैलेंसी खुद पता करनी होगी। एटॉमिक नंबर से तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, उससे तुम लोगों को वैलेंसी पता चल जाएगी। और मान लो यहाँ पे कोई एक और एलिमेंट था Z जिसकी वैलेंसी 4 दे दी है, ठीक है। अब क्या करना है, तुम लोगों को इसका फॉर्मूला बताना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा X4Z3। हमेशा जो मेटल्स रहते हैं ना उनको पहले लिखते हैं, बाद में नॉन मेटल्स को लिखते हैं। तो इसको OLi2 लिखना गलत रहेगा, ये नहीं कर सकते। या फिर इसको OMG लिखना गलत है, ओ माय गॉड। तो ऐसा करोगे तो वाकई में ओ माय गॉड ही हो जाएगा। तो ये गलत है, पहले मेटल्स लिखते हैं फिर नॉन मेटल्स लिखते हैं। सो इसी के साथ हम लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग सब के सब करेंगे। बस तुम लोगों को क्या करना है, अपने हैंड से वीडियो को देखना है, बस इतना ही काम करना है। और अगर पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्यों नहीं पसंद आया और क्या चीज़ मैं इम्प्रूव करूँ।
और ये देखो ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरिएशन अक्रॉस पीरियड, तो पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और इसके रीज़न यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैंने बताया है। तो एक तरीके से ये बॉक्स पूरा समरी है। वेरिएशन अलॉन्ग ग्रुप्स, ग्रुप्स में जाते हैं तो क्या होता है, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और इसका भी रीज़न दिया हुआ है। सो आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो इसी के साथ ये लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। तुम लोग सैम्पल पेपर ज़रूर दे देना, ठीक है, मतलब सॉल्व करना, क्योंकि खुद से करोगे तो एक दिन में तुम लोग एक सैम्पल पेपर करते होगे, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। मैं जब करवाती हूँ तो मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में करवा देती हूँ, और अगर तुम लोग रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे 2x के स्पीड से, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ इससे जो है ना, सैम्पल पेपर करने से पूरा क्वेश्चन आउट हो जाता है। तो नीचे लिंक मिलेगा तुम लोगों को, लिंक से ज़रूर देख लेना जब भी तुम लोगों को टाइम मिले, मतलब एग्ज़ाम से पहले देख लेना। और तुम लोग लाइव क्लासेस अटेंड किया करना, क्योंकि मैं नई सीरीज़ लेके आ रही हूँ। देखो मैं एक जगह पे बहुत मेहनत कर रही हूँ और तुम लोग अटेंड नहीं करोगे तो फिर तुम लोगों का फ़ायदा देखना है ना। सो तुम लोग कहीं पे भी पढ़ो, जहाँ पे भी पढ़ो, तुम लोग 1 महीने अपना फ़ायदा देखो, ठीक है। बाकी पूरी दुनिया गई भाड़ में, तुम लोगों को कहीं से भी पढ़ना है पढ़ो, बस इस 1 महीने बहुत सारा मेहनत कर लो, बाद में फिर तो छुट्टी मनाओ, ओके फाइन, ठीक है। तो सैम्पल पेपर करना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बोल रही थी। सो इसी के साथ हम लोगों का ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेलीग्राम चैनल पे तुम लोगों को इस लेक्चर का ये जो PDF है वो मिल जाएगा, तो इसलिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम लोगों को PDF मिल जाएगा। सो इसी के साथ हम लोग ये क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय सभी को।